Now we'll move to the next freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट पे मूव करते हैं. ऑब्वियस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ही मैंने कहा कि बहुत कम होना चाहिए, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ही कम होना चाहिए, तो ऑब्वियस फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए. ठीक है ना. आपके थ्रू आउट द वीसी साइकिल जो टेम्परेचर होना चाहिए, चाहे वो इवेपोरेटर में हो 4 1 2 3, ठीक है, जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द इवन टी इवेपोरेटर. सबसे कम तो टेम्परेचर टी इवेपोरेटर में ही ना, तो टी इवेपोरेटर का टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, टी फ्रीजिंग पॉइंट. ऑब्वियस, ठीक है ना. तो और टी इवेपोरेटर में डिजायर्ड टेम्परेचर कब अचीव हो सकता है, डिजायर्ड टेम्परेचर तब अचीव हो सकता है जब आपका क्या हो, व्हाट, तब अचीव हो सकता है जब आपका टी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ही बिलो हो. ठीक है ना, बहुत ही कम हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो मैंने कहा कि ऑब्वियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. अदरवाइज अगर आपका सपोज टू बी रेफ्रिजरेंट फ्रीज कर गया, आइस फॉर्मेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म कर गया, ठीक है ना, क्रिस्टलाइज हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स को क्या कर देगा, क्लॉग कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑब्वियस परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा और यू कैन से रेफ्रिजरेंट मूव ही नहीं कर पाएगा. ठीक है ना. ना अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, एज द रेफ्रिजरेंट मस्ट ऑपरेट इन द साइकिल अबव, ऑब्वियस ऑलरेडी बता चुका हूं मैं. फ्रीजिंग पॉइंट, सो फ्रीजिंग पॉइंट मस्ट बी लोअर फॉर डिजायर्ड टेम्परेचर इन इवेपोरेटर, must be lower for desired temperature in evaporator. Freezing point of water is 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius. So water is utilized only for air conditioning purpose. Air conditioning purpose के लिए, या मैंने previously बताया था water को, ध्यान दीजिएगा, previously मैंने बताया था कि वाटर कब आपका फ्रीज कर जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है, तो व्हाट हैपन, मैंने कहा था कि सेकेंडरी, ठीक है ना, अगर कहीं पे अगर क्या हो, रिक्वायरमेंट डिजायर्ड टेम्परेचर एबव 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो वाटर को क्या कर सकते हैं, एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट फेज चेंज प्रोसेस नहीं होता है. सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में फेज चेंज प्रोसेस नहीं होता है. अगर कहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है रिक्वायरमेंट, तो इस वाटर को क्या यूटिलाइज किया जा सकता है, एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज किया जा सकता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट वाटर को एज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट भी यूज किया जा सकता है अगर कहीं पे इवेपोरेटर में रिक्वायरमेंट 0 डिग्री से एबव हो. अगर इवेपोरेटर में रिक्वायरमेंट 0 डिग्री से क्या हो, एबव हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. 0 डिग्री से एबव हो तो वहां पे अगेन फर्दर हम क्या कर सकते हैं, वाटर को एज अ रेफ्रिजरेंट यूटिलाइज कर सकते हैं. अब बात ये आई कि कहां पे वाटर को एज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, तो वी विल डिस्कस इन द वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल. वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हम देखेंगे कि वाटर को क्या ट्रीट किया जाता है. ठीक है ना, वाटर को ट्रीट किया जाता है, वाटर ट्रीटेड एज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट. डोंट वरी, यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा. यहां पे मैंने कहा कि दो तरीके से वाटर को यूज किया जा सकता है. एक तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, जहां पे रिक्वायरमेंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस से एबव हो, ठीक है ना, और वैसे भी वाटर में कोई फेज चेंज होगा नहीं. एंड द सेकेंड वन इज दैट व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कि कहीं पे अगर व्हाट इज एग्जैक्टली कहीं पे अगर रिक्वायरमेंट 0 डिग्री से एबव है, तो इवेपोरेटर, कहीं पे रिक्वायरमेंट अगर इवेपोरेटर में टेम्परेचर एबव 0 डिग्री सेल्सियस का रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे भी वाटर एज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं. और ये वाटर एज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हम कहां पे यूज करते हैं, दैट वन इज इन वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल. वी विल डिस्कस, डोंट वरी. यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे जो भी रेफ्रिजरेंट चल रहा है दैट इज मेनली फॉर द वीसी साइकिल. ठीक है ना, मेनली फॉर द वीसी साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ओके. नाउ लिक्विड स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा मैं. लिक्विड स्पेसिफिक हीट मतलब लिक्विड स्पेसिफिक हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट, ऑब्वियस ऑफ रेफ्रिजरेंट. जब आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन में है, थ्रू आउट द वीसी साइकिल आपका क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट आपका फेज चेंज कर रहा है. एज अकॉर्डिंग टू द टीएस डायग्राम यू कैन रियलाइज ऑलरेडी
टीएस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि थ्रू आउट फेज चेंज हो रहा है। तो लिक्विड स्पेसिफिक हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, दैट शुड बी स्मॉल होना चाहिए। और वेपर स्पेसिफिक हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, वेपर स्पेसिफिक हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट दैट शुड बी लार्ज, ठीक है ना, बताऊंगा मैं, डोंट वरी। मैंने कहा कि लिक्विड स्पेसिफिक हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि रेफ्रिजरेंट आपका लिक्विड फेज में जब है तो इसका स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। और जब आपका वेपर है, वेपर का जो स्पेसिफिक हीट होगा, रेफ्रिजरेंट वेपर का जो स्पेसिफिक हीट होगा वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अब लार्ज और स्मॉल होने का मतलब क्या, कंपैरेटिव, ठीक है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस। ये मत सोचना कि यहां पे स्मॉल कह रहा हूं और यहां पे लार्ज कह रहा हूं, तो ऐसा मत सोच लेना कि सीपी वेपर इज ग्रेटर देन द सीपी लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ऐसा मत सोच लेना, नहीं, ऐसा नहीं है। जब वेपर की बात कर रहा हूं तो दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट का कंपैरिजन चल रहा है, और जब लिक्विड की बात कर रहा हूं तो दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट का कंपैरिजन चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट की बात करें तो लिक्विड का क्या होना चाहिए, लिक्विड का स्पेसिफिक हीट स्मॉलर होना चाहिए। दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट की बात कर रहा हूं तो वेपर का वेपर रेफ्रिजरेंट का स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये मत सोच लेना यहां पे इस स्टेटमेंट का मतलब कि सीपी वेपर सीपी लिक्विड, नहीं, ये को हो ही नहीं सकता है। क्या होगा आपका, एक बात, CP liquid is always greater than the CP vapor for the same refrigerant, for the same refrigerant. Try to understand, this is exactly your, ठीक है ना, try to understand। मैंने कहा फॉर द सेम रेफ्रिजरेंट, ये नहीं होगा, ये गलती है, कंप्लीटली गलती है इसे तो मैंने कहा कि यहां पे जो मैं बात लिख रहा हूं स्मॉल और लार्ज की, तो यहां पे जो मैं स्मॉल और लार्ज की बात कर रहा हूं, दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। और सेम रेफ्रिजरेंट की बात करें तो सीपी लिक्विड तो हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन द सीपी वेपर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा वी विल डिस्कस, ऐसा क्यों, लिक्विड स्पेसिफिक हीट शुड बी small so that degree of subcooling will be large, leading to a smaller amount of flash gas at evaporator inlet, try to understand, ठीक है। यहां पे मैं समझा रहा हूं, मेरे पास स्पेस है यहां पे, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, याद करिए कि जनरली आपका एक्सपेंशन वाल्व में इन करने से पहले, क्या नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी फ्लैश गैस नहीं होना चाहिए, फ्लैश वेपर्स नहीं होने चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो इसे क्या किया जाता है, स्लाइटली कूल किया जाता है, और स्लाइटली क्या किया जाता है, सुपर हीट किया जाता है। ठीक है, स्लाइटली सुपर हीट किया जाता है। दैट वन इज द 1, दैट वन इज द 2, दैट वन इज द 3, दैट वन इज द 4। ये आपका 3 डैश याद करिए, एंड दैट वन इज द 1 डैश, ठीक है। याद करिए, ऑलरेडी ये सारा कुछ डिस्कशन कर चुका हूं मैं। दैट वन इज द 3 to 3 डैश इज द सब कूलिंग, एंड 1 to 1 डैश इज द, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ सुपर हीट। मैंने कहा कि फ्लैश वेपर्स नहीं होना चाहिए बिफोर द एक्सपेंशन वाल्व, नहीं होने चाहिए, और जिसके कारण हम इसे क्या करते हैं, सब कूलिंग करते हैं। और बिफोर द इनलेट टू द कंप्रेसर आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द वेपर नहीं होना चाहिए, एक भी लिक्विड ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए स्लाइड सुपर हीटिंग कर लिया जाता है। तो अगर सपोज टू बी डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग,
दैट वन इज व्हाट, T1 माइनस T1 डैश, ठीक है ना। अब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सुपर हीट, that one is the Cp vapor into T1 minus T1 dash. I hope you can understand. Now थोड़ा रियलाइज करो, एज द Cp वेपर लार्ज होगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सुपर हीट, अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सुपर हीटिंग, अगर Cp वेपर लार्ज होगा तो T1 माइनस T1 डैश क्या होगा, कम होगा। T1 माइनस T1 डैश कम होगा, यानी कि T1 क्या होगा, T1 बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। जब T1 बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर इनिशियल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वर्क डन अलोंग द कंप्रेसर आपका क्या होता जाएगा, वो भी वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर क्या होता जाएगा, वो भी इंक्रीज करता जाएगा। ऑलरेडी बताया था मैंने, W कंप्रेसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इनिशियल फॉर द सेम, W compressor is directly proportional to T initial for the for the same pressure ratio, for same pressure ratio. W compressor is directly proportional to T initial for same compressor ratio, pressure ratio. Already discuss कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि T1 बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर Cp वेपर ज्यादा होगा तो सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर सुपर हीट, अगर Cp वेपर लार्ज तो T1 माइनस T1 डैश कम, डिग्री ऑफ सुपर हीट कम, तो T1 कम, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, W कंप्रेसर का वैल्यू भी कम होगा। दिस इज एग्जैक्टली। एंड अगर T3, अगर मैंने कहा, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये स्मॉल होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, इन द सेम वे अमाउंट ऑफ heat required, amount of heat reject for subcooling is equal to Cp liquid refrigerant T3 dash minus T3। थोड़ा रियलाइज करें, अगर Cp लिक्विड सेम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन के लिए एज Cp ऑफ द लिक्विड कम होगा, ये वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, और ये वैल्यू जितना ही बड़ा होगा, दैट वन इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग। ऑलरेडी बता चुका हूं, डिग्री ऑफ सबकूलिंग, दैट वन इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग। ये अमाउंट जितना ही बड़ा होगा, T3 उतना ही कम होगा। ट्राई टू फॉर सेम T3 डैश, ये T3 डैश तो क्या है, T सैचुरेशन अलोंग द कंडेंसर है ना, T3 डैश इज द T सैचुरेशन अलोंग द कंडेंसर। फॉर द सेम T3 डैश, T3 उतना ही क्या होगा, T3 कम होगा, और जितना ही कम होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, उतना ही क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, Re, उतना ही पॉसिबिलिटी, पहली बात को उतना ही पॉसिबिलिटी हमारा फ्लैश वेपर का क्या होगा, इन द लिक्विड उतना ही कम होगा, जिसके कारण व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व एंड द एंड ऑफ द थ्रॉटलिंग वाल्व, बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, इंट्रोपी नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंट्रोपी नहीं होगा। साथ ही साथ 4-to-1 क्या होगा आपका, Re रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका इंक्रीज कर जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर यूनिट मास बेसिस इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा फर्दर, व्हाट वी कैन राइट डाउन, पर यूनिट मास बेसिस पे आप अगर आपका Re बढ़ जाएगा तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कम हो जाएगा तो ऑब्वियस कंप्रेसर का साइज फर्दर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई नाउ यू कैन रियलाइज, इसलिए लिक्विड स्पेसिफिक हीट के लिए लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लिए स्पेसिफिक हीट स्मॉल होना चाहिए, और वेपर रेफ्रिजरेंट के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर।
That one is denoted as TC, critical temperature. Critical temperature क्या होता है? Critical temperature, this point is called as a critical, and the properties corresponding to the critical point is called as the TC and PC, critical temperature and critical pressure. Already discuss कर चुका हूं मैं, ठीक है ना? ये क्या होना चाहिए? critical temperature. Try to understand. मैंने कहा था आपसे, याद होगा आपको कि CO2 is not utilized for the Indian context. CO2 रेफ्रिजरेंट नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द इंडिया के लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, याद होगा कि इंडिया में इन समर जनरली आपका कंडीशन क्या हो जाता है, वेदर कंडीशन क्या हो जाता है, वेदर टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, दैट वन इज आउटर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है. तो ऑब्वियस इस कंडेंसर वी हैव नॉट इनफ स्पेस, ठीक है? मैं यहीं पे समझा रहा हूं जितना दूर मुझे मैंने कहा कंडेंसर टेम्परेचर कंडेंसर दैट वन इज 2 3 1, ठीक है, 4. दैट कंडेंसर टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, T एटमॉस्फेरिक. जो वेदर कंडीशन होता है समर में उससे हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, T कंडेंसर. अब थोड़ा रियलाइज करना, T कंडेंसर इज ग्रेटर देन T एटमॉस्फेरिक. और मैंने कहा कि T क्रिटिकल, ऑलरेडी बताया था मैंने, T क्रिटिकल फॉर CO2 31.1 डिग्री सेल्सियस. अभी जस्ट इस टेबल में आपको मिलेगा CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना? TC इज इक्वल टू 31.1 डिग्री सेल्सियस. और समर में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 45 डिग्री सेल्सियस. तो ऑब्वियस TC क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री सेल्सियस. अरे थोड़ा रियलाइज करो यार, क्रिटिकल टेम्परेचर ये TC है, ये कंडेंसर है, ठीक है ना? TCO कंडेंसर. ये एक काम करो, TCR कर दे रहा हूं, इट विल बी बेटर, ठीक है ना? TCR क्रिटिकल और TCO कंडेंसर. तो TCR ही अगर कम है आपका तो ये क्या? कंडेंसर 45 डिग्री से, क्रिटिकल से नीचे तो सारे सैचुरेटेड टेम्परेचर तो कम ही होते हैं ना. क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे इस वेट रीजन में सारे सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या होते हैं? सारे के सारे सैचुरेटेड टेम्परेचर आपके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ही होते हैं, ठीक है? क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या होते हैं? कम ही होते हैं. इसीलिए CO2 को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. साथ ही साथ मैंने कहा कि क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका साफ मतलब है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? दैट शुड बी लार्ज. दैट शुड बी लार्ज. एक चीज तो हो गया कि हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लार्ज. अब लार्ज होगा तो ये तो हो गया कि कहीं भी यूटिलाइज करेंगे देयर विल बी नो प्रॉब्लम. किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए यूटिलाइज करेंगे देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर लार्ज है तो. साथ ही साथ थोड़ा देखिए, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर लार्ज होगा तो व्हाट हैपेंस? सेम TC और T मेंटेन करने के लिए व्हाट हैपन एग्जैक्टली? सेम TC और T मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा आपका प्रेशर रेशियो नहीं होगा. सेम TC और T मेंटेन, अगर जितना ही ये बढ़ता जाएगा, पहली चीज ये वेट रीजन वाला एरिया उतना ही बड़ा होता जाएगा. अरे ये बढ़ता जाएगा तो वेट रीजन वाला एरिया कैसा होता है? वेट रीजन वाला एरिया जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है ना. तो जितना ही क्रिटिकल टेम्परेचर लार्ज होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली? उतना ही आपका वेट रीजन का एरिया बड़ा होगा. जितना ही वेट रीजन का एरिया बड़ा होगा और उतना ही आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? उतना ही लार्ज होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और सेम कंडेंसर और इवेपोरेटर टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर रेशियो भी आपका नहीं होगा. दिस इज एग्जैक्टली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? दिस इज एग्जैक्टली योर एनालिसिस. और प्रेशर रेशियो ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा आपका? प्रेशर रेशियो अगर ज्यादा नहीं होगा तो ऑब्वियस हमारे लिए बेनिफिशियल है, फेवरेबल कंडीशन है, ताकि हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या होगा? ज्यादा लार्ज होगा. साथ ही साथ
देखिए मैंने कहा ना कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट, सब के सब एक दूसरे से क्या है, कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। अभी तक तो जो देखा हमने यही देखा, ठीक है। तो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी वेरी लार्ज टू अचीव लार्ज सीओपी, ठीक है, क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। टू अचीव डिजायर्ड टेम्परेचर इन द कंडेंसर, ये भी बताया अकॉर्डिंग टू द एम्बिएंट कंडीशन क्लियरली, ठीक है, फॉर इफेक्टिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम कंडेंसर। एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेंट CO2 and C2H2 having undesirable critical temperature even below the ambient temperature, in summer in India. साथ ही साथ also the critical pressure should be low, क्या होना चाहिए, should be low, critical temperature large होना चाहिए, लेकिन उस large critical temperature के लिए critical pressure क्या होना चाहिए, दो रेफ्रिजरेंट के बीच प्रेशर शुड बी लो। क्रिटिकल प्रेशर अगर लो होगा, मैंने कहा कि क्रिटिकल प्रेशर लो होगा तो सेम कंडेंसर टेम्परेचर और कंडेंसर प्रेशर के लिए, इवेपोरेटेड टेम्परेचर और कंडेंसर टेम्परेचर के लिए हमारा प्रेशर रेशियो अगेन मैंने कहा क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। वही चीज मैं प्रीवियसली समझा रहा था यहाँ पे, दैट वन इज एग्जैक्टली, जितना ही लार्ज आपका हो जाए, थोड़ा ध्यान दीजिए, टीसी शुड बी लार्ज, लेकिन दो रेफ्रिजरेंट के कंपैरिजन में टीसी तो लार्ज होना चाहिए, लेकिन दो रेफ्रिजरेंट के कंपैरिजन में पीसी क्या होना चाहिए, पीसी कम होना चाहिए। टीसी लार्ज, पीसी कम, क्यों, क्योंकि मैंने प्रीवियसली जस्ट एज कहा कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जस्ट एज कहा मैंने कि क्या होगा आपका, सेम इवेपोरेटेड टेम्परेचर और सेम कंडेंसर टेम्परेचर, इवेपोरेटेड टेम्परेचर फॉर द सेम इवेपोरेटेड टेम्परेचर एंड सेम कंडेंसर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होगा, प्रेशर रेशियो शुड बी स्मॉल, प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर शुड बी लो फॉर लो कंडेंसिंग प्रेशर फॉर अ गिवन कंडेंसिंग टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्वियस, कंडेंसर प्रेशर कम होगा फॉर अ गिवन कंडेंसिंग टेम्परेचर, तो आपका प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर रेशियो कम हो जाएगा तो हमारा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, हमारा कंप्रेसर का साइज रिड्यूस कर जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली, तो ध्यान रखिएगा, दो रेफ्रिजरेंट के कंपैरिजन में टीसी ज्यादा होना चाहिए, पीसी कम होना चाहिए। टीसी ज्यादा होगा तो अपने एम्बिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एम्बिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड टेम्परेचर रख सकते हैं अपने कंडेंसर में, पहली बात। सेकेंड थिंग इज दैट एचएफजी क्या होगा, अगर जितना ही ज्यादा लार्ज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर, सैचुरेटेड प्रेशर बढ़ता जाता है, और ये डोम, व्हाट इज द एग्जैक्टली दैट डोम एग्जैक्टली क्या होता जाता है, कम होता जाता है, आपका वेट रीजन का डोम कम होता जाता है, रीजन कम होता जाता है, और व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जिसके कारण अगर ये लार्ज होगा, जितना ही ज्यादा होगा ये डोम उतना ही बड़ा होगा एट द लो टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना, उतना ही ये डोम बड़ा होगा। एज अ रिजल्ट मैंने कहा कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उतना ही बड़ा होगा, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बड़ा होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपका सीओपी लार्ज होगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने कहा दो रेफ्रिजरेंट के कंपैरिजन में आपका क्रिटिकल प्रेशर कम होना चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर कम होगा, प्रेशर रेशियो फॉर अ गिवन इवेपोरेटेड टेम्परेचर एंड फॉर गिवन कंडेंसिंग टेम्परेचर, प्रेशर रेशियो कम होगा, और प्रेशर रेशियो कम होने के कारण कंप्रेसर का साइज कम हो जाएगा, पावर इनपुट कम हो जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दिस इज द टेबल, दिस इज द सिंपली टेबल, जिसमें क्या दिया हुआ है आपका, दैट इज व्हाट, रेफ्रिजरेंट डेजिग्नेशन, उसका रेफ्रिजरेंट के साथ साथ डेजिग्नेशन के साथ साथ उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर और एचएफजी, ये सारा कुछ सारा का सारा कंपैरिजन करने के लिए। वाटर तो क्या है, वाटर इज अनकॉमन रेफ्रिजरेंट, इसे तो बस देखते हैं, कंपैरिजन करने के लिए लेते हैं, ठीक है।
वाटर इज अनकॉमन रेफ्रिजरेंट, क्योंकि वाटर वहीं पे यूटिलाइज किया जा सकता है जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमारा इवेपोरेटर में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से एबव हो, ठीक है। एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है जहां पे आपका टेम्परेचर, स्टोरेज स्पेस में टेम्परेचर क्या हो, एबव 0 डिग्री सेल्सियस हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने कहा कि वाटर तो सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया जाता है, ठीक है। इसका HFG बहुत ज्यादा लार्ज होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा लार्ज होता है, लेकिन दिक्कत यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसी के कारण ये वाटर यूटिलाइज नहीं हो पाता है एज अ रेफ्रिजरेंट। अगर सपोज टू बी वाटर का ऐसा प्रॉपर्टी होता कि इसका क्या होता आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर बहुत ही कम होता तो पहली चीज कहीं ना कहीं इस धरती पे वाटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट वन इज ऑलवेज इवेपोरेटेड कंडीशन में रहता, ठीक है ना, ऑलवेज रिमेन्स इन द इवेपोरेटेड कंडीशन इस धरती पे। तो ये धरती आपका हैबिटेबल बन ही नहीं पाता अगर ये वाटर का, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग ये सोचते हैं कि वाटर का अगर टेम्परेचर हमारा क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इवन बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस होता है सपोज टू बी। तो वाटर का अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेंट था। ना ही इसके कारण कोई ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, ना ही इसके कारण कोई ओजोन लेयर डिप्लेशन का प्रॉब्लम रहता। बट दिक्कत यही है कि ऐसा अगर होता तो दिक्कत ये होता है कि दैट अर्थ इज नॉट हैबिटेबल नहीं होता, पूरा का पूरा वाटर किस फॉर्म में रहता हमारा, दैट इज इन फॉर्म ऑफ वेपर फेज में रहता आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दैट्स नॉट द मैटर, बात की बात है। तो इसीलिए दैट वन इज द अनकॉमन, सिर्फ एक और एक प्रॉब्लम के कारण, दैट इज द NBP इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। बाकी इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत अच्छा, HFG बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, ठीक है ना। विल डिस्कस अबाउट द NH3, थोड़ा आ जाते हैं अब NH3 के ऊपर। विल मूव टू द NH3 तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि लार्ज रेफ्रिजरेशन प्लांट के लिए यूटिलाइज करते हैं। NH3 के लिए आपका R171 डेजिग्नेशन तो देख ही चुका हूं मैं, -33, दैट वन इज क्या है हमारा, दैट वन इज क्वाइट गुड, -77 डिग्री सेल्सियस, दैट वन इज आल्सो गुड। यानी कि हमारा अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, 1 atm पे ना, यानी कि इवेपोरेटर में अगर सपोज टू बी -10 डिग्री सेल्सियस रखना है, -15 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो इवेपोरेटर प्रेशर क्या होगा, सैचुरेटेड प्रेशर इन इवेपोरेटर क्या हो जाएगा, -10, -15, -20, -25 के लिए क्या हो जाएगा प्रेशर हमारा, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। इट मींस दैट वन इज क्या, ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिवली क्या होता है, हाई टॉक्सिक एंड हाई फ्लेमेबल के चलते इसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर भी लार्ज 133, अगर 133 डिग्री सेल्सियस किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए कहीं ना कहीं ये यूटिलाइज किया जा सकता है NH3, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ काफी अच्छा खासा इसके लिए क्या है, HFG का भी वैल्यू है, इट मींस लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत अच्छा खासा है। व्हाट अबाउट द CO2 का डेजिग्नेशन, NBP तो बहुत अच्छा है, बट व्हाट अबाउट -56.6 डिग्री, -56.6, ये स्टार यहाँ पे इसलिए है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टार का मतलब यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली 1 atm पे NBP जब भी देखते हैं किसके लिए देखते हैं, NBP जब भी देखते हैं किसके लिए देखते हैं, दैट वन इज 1 atm पे देखते हैं। और 1 atm के लिए बात करूं अगर मैं, तो 1 atm के लिए दैट वन इज नॉट इन द आपका ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप कहोगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, तो यहां पे क्या होता है, एक्चुअली ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, दैट इज द सब्लिमेशन। इसका क्या होता है, -78.4। यहां थोड़ा कंट्राडिक्शन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं समझाऊंगा, यहां पे समझा रहा हूं, वो थोड़ा समझने की। बॉइलिंग पॉइंट कम है
respectively the freezing point। यही इसीलिए मैंने यहां पे स्टार दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने क्या दिया है यहां पे, स्टार दिया है। उस स्टार का मतलब ये है कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा उससे पहले मैं यहां डिस्कस कर दूं कि यहां पे फॉर CO2 NBP इज लेस देन FP। ये बड़ा कंट्राडिक्टरी रिजल्ट है, ये एक बड़ा कंट्राडिक्टरी रिजल्ट है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा कि CO2 हमेशा, CO2 इज ऑलवेज इन लिक्विड फेज above the critical point, not above the critical point नहीं, सॉरी, above the ट्रिपल पॉइंट TP। और ये ट्रिपल पॉइंट क्या है, अप्रोक्सीमेटली ट्रिपल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली -56.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है, ठीक है, -56.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। और प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। That one is -56.6 डिग्री सेल्सियस। उसके नीचे -56.6 डिग्री सेल्सियस के नीचे आपका क्या होता है, ऑलवेज इन द किसमें, सॉलिड फेज में होगा, ऑलवेज रिमेन्स इन द सॉलिड फेज, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि CO2 इज ऑलवेज इन लिक्विड above the triple point, that one is what, -56.6 डिग्री सेल्सियस। उसके नीचे what happen exactly, क्या होगा आपका, that one is always in solid phase, solid phase में रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, सॉलिड फेज में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। -56 डिग्री 56.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया तो। रही बात यहां पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यानी कि ये -56.6 डिग्री सेल्सियस जो ट्रिपल पॉइंट है, दैट वन इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। और यहां पे ये जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देखा जा रहा है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो -78.4 डिग्री सेल्सियस पे मैंने कहा कि आपका सॉलिड फेज में रहेगा ही नहीं। 1 atm पे CO2 कभी भी 1 atm एंड -78.4 डिग्री सेल्सियस पे कभी भी CO2 आपका किसमें, कभी भी CO2 आपका लिक्विड फेज में रहता ही नहीं है। यानी कि ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के केस में वो क्या होगा, सब्लाइम होगा फ्रॉम द, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, फ्रॉम द सॉलिड फेज टू वेपर फेज डायरेक्टली, फ्रॉम द सॉलिड फेज टू वेपर फेज डायरेक्टली। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर, आई होप याद होगा सबको। दिस इज द, सबको याद होगा, दैट इज द ट्रिपल पॉइंट। अगर पीवी डायग्राम को हम किसके लिए करें, पीवी डायग्राम को अगर हम सॉलिड फेज के लिए भी देखें, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज, तीनों फेज के लिए देखें, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बनता है। ये आपका सैचुरेटेड सॉलिड लाइन है, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, ये आपका, और ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, दिस वन इज, जिस पे तीनों के तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे, ट्रिपल पॉइंट। और यही क्या है आपका -56.6 डिग्री सेल्सियस, और इसके नीचे कहीं बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एंड दैट लाइन इज 1 atm एंड -78.4 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और इस केस में क्या होगा, नॉर्मल पॉइंट CO2 सब्लाइम फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू वेपर, ठीक है,
सॉलिड टू वेपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात बहुत जरूरी है समझना। जनरली स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपका इसका क्या है -78.4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है -56.6 डिग्री सेल्सियस है। हाउ इट विल बी पॉसिबल? ठीक है, तो ये पॉसिबल इसीलिए है कि आपका ट्रिपल पॉइंट जो होता है आपका ट्रिपल पॉइंट -56.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। अगर उससे ऊपर जाएंगे तब हमारा क्या होगा, इस ट्रिपल पॉइंट से ऊपर जाएंगे तब हमारा क्या होगा, लिक्विड का एग्जिस्टेंस होगा। अगर इससे नीचे रहेंगे तो हमारा किस चीज का एग्जिस्टेंस होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, किस चीज का एग्जिस्टेंस होगा? सॉलिड का, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का एग्जिस्टेंस होगा इसके नीचे जाएंगे तो। और आपका जो ट्रिपल पॉइंट लाइन होता है दैट वन इज CO2 के लिए, दैट वन इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका कंप्लीटली क्या एग्जिस्ट करता है? अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका -78.4 डिग्री सेल्सियस, और उस केस में CO2 वेपर सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्जन होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली योर what? This is exactly your phenomena। इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत करना जो भी मैंने यहां पे बताया है। तो इवन CO2 ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है 31.1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जहां पे बहुत ही कम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वहां पे क्या करते हैं, ड्राई आइस प्रोड्यूस करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि जहां पे बहुत ही कम टेम्परेचर अचीव करना होता है इवेपोरेटर में, वहां पे क्या करते हैं, ड्राई आइस प्रोड्यूस करते हैं, और उस ड्राई आइस के थ्रू क्या करते हैं, आपका ड्राई आइस के थ्रू आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव करते हैं इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। दिस इज एग्जैक्टली द फिनोमेना, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द फिनोमेना। नाउ वी विल मूव टू द वाटर। नेक्स्ट CF2Cl2 R12, जिसके लिए NBP दिस वन, FP दिस वन, FP बहुत ही अच्छा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, -136, ठीक है। 112 क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, 112, एंड दैट मींस द HFG देख रहे हो कि किसके रिस्पेक्ट में, NH3 के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम, NH3 के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम। इसके लिए डेटा मेरे पास नहीं अवेलेबल था CO2 के लिए, ठीक है, इसलिए आप सर्च कर लेना, there'll be no problem at all। CHF2Cl, that one is the R22, -40 NBP, -160। फ्रीजिंग पॉइंट देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर भी स्टिल गुड, लेकिन थोड़ा रियलाइज करें इवन R12 से आपका HFG भी अच्छा, ठीक है ना, HFG इज स्टिल गुड, ठीक है। मैंने कहा नाउ मूव टू द नेक्स्ट, R134A, NBP -26 and that one is still -96, still good, critical temperature भी बहुत अच्छा, even आपका ये HFG भी गुड, R22 के रेस्पेक्टिवली कम है बट स्टिल गुड, ठीक है। एंड नाउ द CH2F2 R32, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डील किया था मैंने। अब ये देखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम, फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम, हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो आपको ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपका क्या HFG। तो वैसे भी क्रिटिकल टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है आपका तो 78, दैट मीन इज क्वाइट, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। 382, ठीक है, एंड दैट मीन इज R32, दैट वन इज कॉल्ड, ये इसके बारे में भी बता चुका हूं कि दोनों का ब्लेंड अगर मिला है दैट वन इज कॉल्ड द जियोट्रॉपिक R410A माइनस, इसका भी लगभग इसी के आसपास, ठीक है, R32 के आसपास, क्रिटिकल टेम्परेचर भी इसी के आसपास, एंड दैट वन इज 275। ट्राई टू अंडरस्टैंड, काफी अच्छा है इसके लिए भी, लेकिन यू कैन रियलाइज कहीं ना कहीं R32 के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट है एयर कंडीशनिंग में, और आगे देखेंगे भी कि बहुत ही इफिशियंट है आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए R32। उसके बाद आपका R410, तो साथ ही साथ इन दोनों के केस में क्या है आपका, इन दोनों के केस में तो ये भी हो जाता है आपका कि फ्लोरीन भी नहीं है, और आपका इनका जो रिक्वायरमेंट है वो भी जो भी हमारा फेवरेबल कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है, दैट वन इज गुड, ठीक है। तो ये आपका टेबल है। मेन चीज मुझे ये बताना था, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्टूडेंट को जनरली कंफ्यूजन इसके लिए होता ही है कि आखिर ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कम है
और जबकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा ट्रिपल पॉइंट के नीचे क्या होता है, सॉलिड वेपर में सब्लिमेशन होता है और उसके ऊपर ही लिक्विड फेज एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल पॉइंट से ऊपर ही लिक्विड फेज एग्जिस्ट करता है। और CO2 के लिए आपका ट्रिपल पॉइंट क्या है, -56.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 56.6 डिग्री सेल्सियस ही है। दैट वन इज योर नाउ, ठीक है, दैट वन इज योर नेक्स्ट। और मैंने कहा कि आपका अगर 180 पे जो ये -78 पॉइंट है, इस केस में आपका क्या होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के केस में, इन द केस ऑफ CO2 एक्चुअली सॉलिड CO2 सब्लाइम फ्रॉम, ठीक है। चलिए नाउ रेफ्रिजरेंट P इवेपोरेटर, ये एक कंपैरिजन है सिंपली, ठीक है ना। P इवेपोरेटर यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस के लिए, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ये किसके लिए, आखिर कोई ना कोई। P evaporator, that one is for the 5 degree Celsius and the P condenser for the 40 degree Celsius. T condenser कितना, 40 degree Celsius and T evaporator is and TC is equal to 40 degree Celsius. P condenser के बारे में देखना है हमें, ठीक है। वाटर, अगेन मैंने कहा कि वाटर तो अनकॉमन है, वाटर तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए लिया जाता है, इसके बारे में तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। NH3 आप देख सकते हो 5 डिग्री सेल्सियस पे कितना अच्छा, दैट वन इज इन बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा, एंड दैट वन इज 15.54 pc/p rp आप देख सकते हो, दैट वन इज, ठीक है, कंपैरिजन है, प्रेशर रेशियो का कंपैरिजन है कहीं ना कहीं, ठीक है। दैट वन इज R12 के बारे के लिए देखिए, R12 के लिए 362, ठीक है, 362 9.6, that one is pressure ratio. CH2 R22 के लिए R in the same way, इसके लिए भी ना। अगेन आपको क्या देखना होगा कि प्रेशर रेशियो 5 डिग्री, सेम टेम्परेचर, और आपका सबके लिए R32, ये रियलाइज करो 9.25 5 डिग्री सेल्सियस पे, एंड दैट द प्रेशर रेशियो विल बी 1 and only, ठीक है, 2.66 R410 के लिए। अब देख रहे होगे कि इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी सॉरी R12 का सबसे कम, एंड दैट वन इज, लेकिन दिक्कत क्या है R12 के साथ मैंने बताया सारा कुछ वो करना पड़ता है ना, बैलेंस करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ प्रेशर रेशियो, तो प्रेशर रेशियो कम है तो इसके लिए क्या है आपका HFG भी तो कम है, HFG भी कम है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर रेशियो नहीं है और इसके लिए HFG भी क्या है हमारा, तो दोनों का मैंने कहा ना ऑप्टिमाइज कंडीशन लेके चलना पड़ता है, दोनों का ऑप्टिमाइज कंडीशन लेके चलना पड़ता है। तो 2.66 मैंने कहा कि दैट वन इज अचीवेबल, क्योंकि आपका व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं आपका HFG भी इसके लिए क्या है, ज्यादा है, TC भी ज्यादा है, और आपका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, दैट वन इज बहुत कम है, दैट्स वन। और साथ ही साथ कहीं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ही ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बस यही अंतर होगा कि आपको इवेपोरेटेड ट्यूबिंग और जो कंडेंसर ट्यूबिंग है वो थोड़ा क्या करना होगा, थिकर करना होगा, ताकि क्या हो सके, उसमें हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट फ्लूइड आपका फ्लो कर सके, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली योर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सक्शन वेपर। ऑलरेडी बता चुका हूं कि वॉल्यूम ऑफ सक्शन वेपर का मतलब इनलेट में जो आपका वॉल्यूम जाना चाहिए, दैट शुड बी व्हाट, कम होना चाहिए, ताकि आपका कंप्रेसर का साइज कम हो जाए। कंप्रेसर का साइज क्या हो जाए, कम हो जाए। कंप्रेसर का साइज कम हो जाएगा, देखिए क्लियरली लिख रखा है, द वॉल्यूम ऑफ सक्शन वेपर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ साइज ऑफ द कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर यूज्ड फॉर, जो हम अपने किसमें ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, कि जहां पे भी अगर व्हाट हैपन एग्जैक्टली वॉल्यूम कम हैंडल करना है, वहां पे हम जनरली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन यूज करते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर यूज करते हैं। और जहां पे भी वॉल्यूम हमें जहां ज्यादा हैंडल करना होता है, वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को यूटिलाइज करते हैं। याद होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, प्रीवियस लेक्चर फॉलो कीजिए। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेंट्स with high pressure and small volume,
of the suction vapor. Centrifugal compressor are used with refrigerants with low pressure and large suction volume. ठीक है, refrigerants with centrifugal compressor. ठीक है, refrigerants such as R113 and R123 and R11 are suited with centrifugal compressor, क्योंकि इनके लिए क्या होता है आपका, that one is इनके लिए जो होता है आपका सक्शन प्रेशर कम होता है और लार्ज वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. आइसेंट्रोपिक इंडेक्स, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स का मतलब गामा, एक्चुअली आइसेंट्रोपिक इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन. अब थोड़ा रियलाइज करो, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन अगर ज्यादा होगा, सबसे पहली चीज क्या होगा, वर्क इनपुट ज्यादा होगा, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर ज्यादा होगा. द सेकेंड थिंग इज दैट कि एट द एग्जिट सेम कंडेंसर प्रेशर एंड इवेपोरेटर प्रेशर के लिए याद करिए ना, आरपी इज इक्वल टू पीसी बाई पीई इज इक्वल टू टीसी बाई टीई. ठीक है, व्हाट वी कैन राइट डाउन द गामा बाई गामा माइनस 1. ठीक है, पीसी, ठीक है, अगर गामा ज्यादा होगा, सेम पीसी सेम पीई के लिए, सेम पीसी और सेम पीई के लिए, सेम इवेपोरेटेड टेम्परेचर के लिए, अरे कहीं ना कहीं इवेपोरेटेड टेम्परेचर तो हमें फिक्स करना होगा ना, कि अगर रेफ्रिजरेटेड स्पेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है तो इवेपोरेटेड टेम्परेचर तो हमें फिक्स करना ही होगा. तो एज द गामा इंक्रीजेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन एग्जैक्टली. एज द गामा इंक्रीजेस, टीसी का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. सेम कंडेंसर प्रेशर के लिए टीसी का भी वैल्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. तो मैंने कहा एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर गामा ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर ज्यादा होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर वो भी ज्यादा होगा. और दोनों को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द गामा शुड बी स्मॉल. ठीक है ना. अब NH3 के केस में गामा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. उस केस में क्या होता है, आपका एग्जिट टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर भी क्या हो जाता है, आपका ज्यादा हो जाता है. इसीलिए NH3 को हम क्या करते हैं, NH3 के लिए हम वाटर कूल्ड कंप्रेसर यूटिलाइज करते हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए, वाटर कूल्ड कंप्रेसर यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, वर्क इनपुट भी कम हो जाए. बाद में देखेंगे, विल डिस्कस लेटर, अभी नहीं, अभी प्रॉपर वे में हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि वाटर कूल्ड कंडेंसर अगर होता है, नॉट एग्जैक्टली वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंप्रेसर अगर आपका होता है तो एग्जिट टेम्परेचर भी कम हो जाता है और वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर भी आपका कम हो जाता है. ठीक है, फॉर द सेम प्रेशर रेशियो. ठीक है, तो गामा क्या होना चाहिए, गामा शुड बी स्मॉल. आइए देखते हैं आइसेंट्रोपिक इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन. दैट शुड बी small as possible so that the temperature rise during compression will be small. Temperature rise during the compression will be small, so the power input is small for the compressor is small. Power input for the compressor is small, power input to the compressor, यहां पे रेड कलर से लिख दे रहा हूं, power input to the compressor is small, as well as it prevents superheating of compressor. ठीक है ना. सुपरहीटिंग ऑफ कंप्रेसर कहने का अर्थ कि बहुत ज्यादा हीट, ओवरहीटिंग. इट विल बी बेटर, सुपरहीटिंग से ज्यादा ओवरहीटिंग लिखना बेटर होगा. ठीक है, सुपरहीटिंग से ज्यादा ओवरहीटिंग लिखना बेटर होगा. ओवरहीटिंग यहां लिख रहा हूं मैं, ओवरहीटिंग ऑफ कंप्रेसर. इन केस ऑफ NH3 कंप्रेसर इज water cooled to prevent overheating of compressor due to high value of adiabatic index. As well as work input is large. This is exactly your what? This is exactly your thermodynamical relation. This is completely your thermodynamical relation. Try to understand. ठीक है,
अब देख रहे हो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। चाहे हम प्रेशर रेशियो की बात कर लें, सक्शन वेपर की बात कर लें, चाहे हम सक्शन प्रेशर की बात कर लें, कंडेंसर प्रेशर की बात कर लें, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर लें, एनबीपी की बात कर लें, चाहे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर लें, सब कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। फेवरेबल कंडीशन तो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा रेफ्रिजरेंट होगा, दैट वन इज द आइडियल रेफ्रिजरेंट। जो इंडिविजुअल फेवरेबल कंडीशन है, जैसे एचएफजी हमारा लार्ज होना चाहिए, एनबीपी कम होना चाहिए, प्रेशर रेशियो कम होना चाहिए, इंडिविजुअल फेवरेबल कंडीशन है, अगर उसके अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, दैट वन इज कॉल्ड द आइडियल रेफ्रिजरेंट। बट मैंने कहा कि आइडियल वर्ड प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होता है, इन सारी चीजों को आपस में इंटरलिंक करके ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अपने रेफ्रिजरेंट को चूज करना पड़ता है, चाहे वो एनबीपी हो जाए, चाहे प्रेशर रेशियो हो जाए, सक्शन वेपर हो जाए, ठीक है, सब के सब लिक्विड स्पेसिफिक हीट हो जाए, वेपर स्पेसिफिक हीट हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाए, दैट ऑल टेबल में भी मैंने क्लियरली यहां पे शो कर दिया है। सारा फेमस रेफ्रिजरेंट का मैंने शो कर दिया, सारा का नहीं शो किया मैंने, ठीक है ना, सबका शो नहीं किया मैंने, फेमस रेफ्रिजरेंट का यहां शो कर दिया है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, किस पे मूव करेंगे हम लोग, दैट वन इज मूव टू द केमिकल रिक्वायरमेंट्स। ओके, थैंक यू।